जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया का विश्वास आप पर नहीं होगा। खुद को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर यकीन रखना और कभी हार नहीं मानना। सुप्रभात, मैं दीक्षा कोहली। आइए नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। झारखंड चुनाव 43 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। 66% मतदान दर्ज। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और विश्वास में वृद्धि। 10 राज्यों की 33 विधानसभा सीट और केरल की वायनाड संसदीय सीट के लिए हुई वोटिंग। 23 नवंबर को होगी मतगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा पर। नाइजीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद 18-19 नवंबर को रियो डी जेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। वैश्विक नेताओं संग आर्थिक, जलवायु और विकास के मुद्दों पर सर्वसम्मति के लिए चर्चा की उम्मीद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अजमेर के पुष्कर में 105वें राष्ट्रीय जाट सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। समाज में समरसता और विकास पर देंगे संदेश। महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ा एक और महत्वपूर्ण कदम। गृहमंत्री अमित शाह का ऐलान। CISF की विशेष महिला बटालियन अब हवाई अड्डों, मेट्रो और VIP सुरक्षा की संभालेंगी कमान। और भारत की दक्षिण अफ्रीका पर रोमांचक जीत। तिलक वर्मा के शानदार शतक की बदौलत 219 रन का बड़ा स्कोर। सेंचुरियन में 11 रन से जीत के साथ सीरीज में 2-1 की बढ़त। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। पहले चरण में शाम 5 बजे तक 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मतदान देखा गया। खरसावा में सबसे अधिक 79.11% और रांची में सबसे कम 52.27% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण में राज्य के 15 जिलों की 43 सीट पर वोट डाले गए। मतदान में 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला EVM में सुरक्षित हो गया। लोहरदगा जिले के 73.21% मतदान के साथ सबसे अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि हजारीबाग जिले में 62.71% मतदान हुआ। कुल 1.37 करोड़ मतदाताओं में से 66.18% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले चरण के चुनाव के प्रमुख उम्मीदवारों में सरायकेला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, रांची से राज्यसभा सांसद और झामुमो उम्मीदवार महू माझी, लोहरदगा से कांग्रेस के रामेश्वर ओराव और जमशेदपुर पश्चिम से जदयू के सरयू राय शामिल हैं। दूसरे चरण का मतदान 20 तारीख को होगा। मतगणना इस महीने की 23 तारीख को की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 16 नवंबर से 21 नवंबर तक 3 देशों के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए ब्राजील पहुंचेंगे। वहीं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के कई नेताओं से मिलने की भी उम्मीद है। नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 17 नवंबर को नाइजीरिया की यात्रा करेंगे। 17 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नाइजीरिया यात्रा होगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत और नाइजीरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करने के लिए वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए आगे के अवसरों पर चर्चा करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की तरफ से आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 से 19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो जाएंगे। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 त्रिगुट का हिस्सा है और चल रहे G20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।
शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर भारत की स्थिति को सामने रखेंगे और पिछले 2 सालों में भारत द्वारा आयोजित G20 नई दिल्ली नेताओं के घोषणा पत्र और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलनों के परिणामों पर चर्चा करेंगे। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर 19 से 21 नवंबर को गुयाना की राजकीय यात्रा भी करेंगे। गुयाना की ये यात्रा 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री की गुयाना यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अली के साथ बातचीत होगी। इस दौरान अन्य वरिष्ठ गुयाना नेताओं से मुलाकात भी होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी गुयाना की संसद को संबोधित कर सकते हैं। वहीं गुयाना के जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री दूसरे कैरिकॉम इंडिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और कैरिकॉम सदस्य देशों के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। देश में आज भी लाखों लोगों की समय पर इलाज नहीं मिलने से मौत हो जाती है। इसके लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक हो। पिछले 10 वर्षों में सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के साथ ही नए मेडिकल कॉलेजेस और हर राज्य में नए एम्स की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में अब दरभंगा को एम्स मिलने का सपना साकार हो रहा है। बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दूसरे एम्स का तोहफा दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बिहार को करीब 12,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में स्वास्थ्य को लेकर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। आज बिहार समेत पूरा देश विकास के बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा होते देख रहा है। जिन सुविधाओं, परियोजनाओं की पहले सिर्फ चर्चा होती थी, आज वो वास्तविकता बनकर जमीन पर उतर रही है। हम विकसित भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं और इसे पूरा करने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार देश की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। सेवा की इसी भावना से यहां विकास से जुड़े 12,000 करोड़ रुपए के एक ही कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे लाखों गरीबों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर स्वास्थ्य सुविधाओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार के विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। आयुष्मान योजना से करोड़ों परिवारों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये 1.25 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार ने देने की घोषणा की होती तो महीने भर हेडलाइन पे चर्चा चली रहती। एक योजना से देश के नागरिकों के जेब में 1.25 लाख करोड़ रुपया बचे हैं। भाइयों और बहनों, चुनाव के समय मैंने आपको गारंटी दी थी कि 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन सबको भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। मैंने अपनी ये गारंटी पूरी कर दी है।
बिहार में भी 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, परिवार की कमाई कुछ भी हो, उनके लिए मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार का तेज विकास, यहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां के छोटे किसानों, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने से ही संभव होने वाला है। एनडीए सरकार इसी रोडमैप पर काम कर रही है। आज बिहार की पहचान यहां बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे से मजबूत हो रही है। दरभंगा में उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट शुरू हुआ है, जिससे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों तक सीधी उड़ान की सुविधा मिलने लगी है। बहुत जल्द यहां से रांची के लिए भी उड़ान शुरू हो जाएगी। 5,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले आमद दरभंगा एक्सप्रेस पर भी काम चल रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का भी शुभारंभ किया। ये केंद्र यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों पर सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जुमई का दौरा करेंगे। इसके साथ ही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत हो जाएगी। अपने बिहार दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह करीब 11 बजे भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री जनजाति समुदायों के उत्थान और क्षेत्र के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत निर्मित 11,000 आवासों के गृह प्रवेश में शामिल होंगे। वे आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए पीएम जनमन के तहत शुरू की गई 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अतिरिक्त 30 एमएमयू का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समुदायों के समृद्ध इतिहास और विरासत को संरक्षित करने के लिए 2 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय और 2 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं जनजातीय समुदायों के जीवन को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली कई परियोजनाएं भी शुरू हो जाएंगी। भारत दौरे पर आए वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो सदस्य हो ची मिह नेशनल एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स के अध्यक्ष डॉक्टर गुयेन जुआन थांग ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका समेत आपसी हितों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने और साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज तीर्थराज पुष्कर की 1 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति पुष्कर के कार्तिक मेले में 105वें राष्ट्रीय जाट अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय जाट सम्मेलन पुष्कर में जाट विश्राम स्थली में आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले के दौरान ही प्रतिवर्ष जाट विश्राम स्थली में जाट समुदाय का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दोपहर 12 बजे आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय जाट सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे और वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।
उपराष्ट्रपति धनखड़ स्वयं इन संस्थाओं से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उपराष्ट्रपति का अजमेर पुष्कर से पुराना संबंध है। वर्ष 1993-94 के दौरान जगदीप धनखड़ किशनगढ़ से विधायक भी रह चुके हैं। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सनसेट टीवी पर आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के सिलवासा स्थित झंडा चौक में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया और एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं। इस क्षेत्र के लोग बहुत परिश्रमी माने जाते हैं। वे अपने स्नेहपूर्ण स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र के लोगों के योगदान को पहचान कर उन्हें सरकार द्वारा सम्मानित किया गया जा रहा है। वर्ष 2022 में सामाजिक कार्य के लिए श्रीमती प्रभाबेन सौभाग्य चंद्र शाह जी को पद्मश्री सम्मान दिया गया था। ये महिला सशक्तिकरण के अपने कार्य के लिए जाने जाती थी। पिछले वर्ष कला के क्षेत्र में श्री प्रेमजीत बारिया जी को पद्मश्री प्रदान किया गया है। वे एक प्रख्यात चित्रकार और शिक्षक थे। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर जोर दिया गया है, जिससे शिक्षण और अध्यापक कार्य बेहतर स्तर पर किया जा सके। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने से समावेशी और प्रभावी शिक्षा में सहायता मिलती है। राष्ट्रपति ने कहा कि संघ राज्य क्षेत्र में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। दादरा और नगर हवेली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है। सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा यहाँ पर्यटन के विस्तार के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। नई विकास कार्य किए जा रहे हैं। कई जगहों का नवीनीकरण किया गया है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पतंग उत्सव और मानसून फेस्टिवल जैसे कई लोकप्रिय उत्सवों का भी आयोजन किया जाता है। मैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्य की सराहना करती हूँ। पर्यटन में विस्तार से रोजगार की नई संभावनाओं का सृजन होता है। हमारे देश की सुंदरता और धरोहर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाते हैं। साथ ही जब हम अन्य क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं, हम और अधिक उदार और संवेदनशील भी बनते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिलवासा के नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी दौरा किया और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत की। राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार ने सीआईएसएफ की पहली महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। एक विशिष्ट सैन्य टुकड़ी के रूप में गठित की जाने वाली महिला बटालियन हवाई अड्डों में मेट्रो रेल की सुरक्षा और वीआईपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि सीआईएसएफ की जल्द ही गठित होने वाली महिला बटालियन हवाई अड्डों और मेट्रो रेल जैसी देश की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी और कमांडो के रूप में वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने अति विशिष्ट व्यक्तियों, हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर बल की बढ़ती तैनाती को ध्यान में रखते हुए सीआईएसएफ में 1000 से अधिक कर्मियों वाली पहली पूर्ण महिला बटालियन को सोमवार को मंजूरी दी है। गृह मंत्री ने कहा कि यह निर्णय निश्चित रूप से देश की रक्षा के महत्वपूर्ण कार्य में अधिक महिलाओं की भागीदारी की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। सीआईएसएफ में 7% से अधिक महिला कर्मी हैं, जिनकी वर्तमान संख्या लगभग 1.80 लाख है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत गाजा में शीघ्र युद्ध विराम किए जाने का समर्थन करता है
और यह द्विराष्ट्र समाधान के माध्यम से फलस्तीन मुद्दे का हल किए जाने के पक्ष में है। एस जयशंकर ने सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ बैठक के दौरान अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा कि पश्चिम एशिया में स्थिति, खासकर गाजा में संघर्ष, गंभीर चिंता का विषय है। डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब को क्षेत्र में स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण ताकत बताया। विदेश मंत्री और अल सऊद ने रणनीतिक साझेदारी परिषद के तहत आयोजित राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता की। जयशंकर ने कहा कि सऊदी अरब का विजन 2030 और भारत का विकसित भारत 2047 दोनों देशों के उद्योगों के लिए नई साझेदारी बनाने के लिए पूरक है। उन्होंने कहा, व्यापार और निवेश हमारी साझेदारी के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और हम प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन सहित नवीकरणीय ऊर्जा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित नए क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। Our defense partnership has witnessed several firsts over the last few years, including the first ever Land Forces joint exercise in 2024 and 2 editions of a joint naval exercise. We've had regular exchanges on training and capacity building, and our cooperation has now expanded to defense industry and exports as well. Our security cooperation has also grown steadily. We are collaborating in counter-terrorism, combating extremism, terrorism financing and drug trafficking. Saudi's Vision 2030 and Viksit Bharat 2047 hold complementarities for our industries to build new partnerships. I'm glad to note that our businesses are indeed collaborating intensively. Trade and investments are important pillars of our partnership, and we are strengthening them in new areas, including technology, energy, renewable energy, connectivity, health and education. We welcome efforts to promote culture, tourism and youth exchanges, and we see considerable potential in the field of media and entertainment. Your Highness, we would today also have an opportunity to review regional and international situations. Saudi Arabia, we recognize, is a very important factor of stability in the region. The situation in West Asia is a matter of deep concern for us, particularly the conflict in Gaza. India's position in this regard has been principled and consistent. While we condemn acts of terrorism and hostage-taking, we are deeply pained by the continuing death of innocent civilians. Any response must take into account the international humanitarian law, and we support an early ceasefire. राजधानी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बुधवार को देश में सबसे खराब रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स पहली बार 400 के पार पहुंचा। दिल्ली में बुधवार को देश की सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई और यह इस मौसम में पहली बार गंभीर श्रेणी में पहुंच गई तथा AQI 418 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार बिहार के हाजीपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 417 दर्ज किया गया और यह देश में दूसरा सबसे प्रदूषित खराब स्थान रहा। वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का कहना है कि ग्रेप 4 लागू करने के लिए आज समीक्षा की जाएगी। सेंचुरियन में खेले गए तीसरे T20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 11 रनों से हराकर 4 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने तिलक वर्मा के शानदार शतक की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 219 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। दक्षिण अफ्रीका की टीम 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मजबूत शुरुआत नहीं कर सकी। हालांकि मार्को यानसेन ने 17 गेंदों पर 54 रन की तूफानी पारी खेली, लेकिन अंत में टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 208 रन ही बना सकी। भारत के लिए यह जीत ऐतिहासिक रही क्योंकि सेंचुरियन में ये उनका सबसे बड़ा T20 टोटल था। इस रोमांचक जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई और अब एक मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने का मौका हासिल किया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर, झंडा चौक, सिलवासा में बच्चों से बातचीत की। बच्चों ने कविता सुनाकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। चलते चलते बाल दिवस के मौके पर आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति के बच्चों के साथ बिताए इन खूबसूरत पलों की कुछ झलकियां। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.